नमस्कार दोस्तों, मैं के आर मांडिया आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद के आर मांडिया में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान के जो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हाल ही में 10-12 दिन में बने हैं, अखबार में जो आई हैं, चर्चित रही हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, राजस्थान समसामयिकी के बारे में। तो आओ फिर करते हैं अपना चालू राजस्थान समसामयिकी। तो राजस्थान समसामयिकी में देखो, पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में राजस्थान की जो बोर्ड की बुक है इतिहास और संस्कृति की, उनमें राज्य के किन व्यक्तियों को शामिल करने की चर्चा की जा रही है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है इतिहास और संस्कृति की राजस्थान की, उनमें राज्य के किन व्यक्तियों को शामिल करने की चर्चा की जा रही है। तो उसमें देखो, दो व्यक्तियों का नाम आया है। वो है, पहले तो है कर्पूर चंद्र कुलिस, कर्पूर चंद्र कुलिस, और दूसरे हैं करपाल सिंह शेखावत। तो ये दो व्यक्ति हैं। अब देखो दोस्तों, ये करंट है ना, करंट के साथ साथ देखो, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि कोई भी एग्जाम हो, उसमें से अगर मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 100 में से 15 क्वेश्चन या कितने भी जितना दे रखा है, उसमें 15 क्वेश्चन तो डायरेक्ट करंट के आते हैं, और उसका जो बैकग्राउंड होता है करंट का, लगभग 15 क्वेश्चन उस बैकग्राउंड से उठाता है वो। आप एक चीज नोटिस कर लेना, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी इस फील्ड में काफी वक्त गुजारा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2-3 महीने पहले अखबार को थोड़ा सा ध्यान से चालू करके उसमें कॉपी डाल लो, और उसमें डेट वाइज जो भी त्योहार वगैरह आते हैं या जो भी घटनाक्रम होता है उसको डाल लो, फिर उसका थोड़ा 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 बैकग्राउंड जोड़ते जाओ। आपको यकीन नहीं होगा कि उसमें से आपको लगभग 15 या 20 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। देखो, डायरेक्ट करंट तो आता ही आता है, उसका बैकग्राउंड जरूर पूछता है। त्योहार वगैरह ये जो चीजें हैं, ये एग्जाम से 2-3 महीने पहले जो भी त्योहार आए हुए हैं वो जरूर पूछता है। तो मेरा उद्देश्य मतलब ये है कि आप अखबार को किस तरह पढ़ें। तो आज देखो, पहला क्वेश्चन जो ये है उसके बारे में बात करेंगे। अब उसमें सबसे पहली चीज तो आएगी, देखो कर्पूर चंद्र कुलिस है ना, कर्पूर चंद्र कुलिस के बारे में बात करते हैं। तो ये इनका नाम है वो क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो ये है, ये जो राजस्थान पत्रिका अपना अखबार आता है ना, उसके संस्थापक रहे हैं। पहली चीज, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक रहे हैं, संस्थापक। दूसरी चीज, इनका कुछ साहित्यिक योगदान भी है। साहित्यिक योगदान में इनकी जो कुछ कृतियां हैं या कुछ बुक्स हैं, उनके नाम हैं,
और देखो राजस्थान में जो भी साहित्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस बार तो इनको कपूर चंद जी कुलिस को ये राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की जो बुक्स है उनमें भी शामिल कर लिया गया है। तो आप इन बुक्स पर थोड़ा सा नजर जरूर डालना। तो ये बुक्स हैं, एक पहली बुक है अमेरिका एक विहंगम दृष्टि। अमेरिका एक विहंगम दृष्टि। दूसरी बुक है इनकी मैं देखता चला गया। और तीसरी बुक है शब्दवेद। एक बार कृपाल सिंह जी को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और कपूर चंद कुलिस जी की एक बुक और है, मैं ही राधा मैं ही कृष्ण। इस बुक के लिए है ना, मैं ही राधा मैं ही कृष्ण, उसके लिए इनको 2011 में मूर्ति देवी अवार्ड मिला था। राजस्थान का जो राजस्थान में जो द्वितीय व्यक्ति थे या सेकंड व्यक्ति थे जिनको मूर्ति देवी अवार्ड मिला, वो थे ये कपूर चंद जी कुलिस। इनकी जो बुक्स थी मैं ही राधा मैं ही कृष्ण के लिए 2011 में मूर्ति देवी अवार्ड मिला। और ये अवार्ड भारतीय ज्ञानपीठ संस्था नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। तो पहला मूर्ति देवी राजस्थान में किसको मिला था? बताओ देखें। पहला मूर्ति देवी अवार्ड मिला था राजस्थान में कन्हैयालाल सेठिया को। कन्हैयालाल सेठिया को 1986 में। अब देखो एक बार दोबारा देख लो, कपूर चंद जी कुलिस राजस्थान पत्रिका के संस्थापक रहे थे और साहित्यिक योगदान अमेरिका एक विहंगम दृष्टि, मैं देखता चला गया, शब्दवेद इनकी जो बुक्स हैं वो, और एक बुक और है मैं ही राधा मैं ही कृष्ण। उसके लिए 2011 में इनको मूर्ति देवी अवार्ड मिला था। और ये मूर्ति देवी जो अवार्ड है वो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट मूर्ति देवी अवार्ड कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया 1986 में। अब कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये जो सेठिया जी हैं इनको जो राजस्थानी साहित्य है उसके विषम पितामह के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी कुछ बुक्स हैं या जो कृतियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये कृतियां हैं पाथल और पीतल, कुकू, सतवाणी, मिंजर, गलगचियो, माइड्रो हेलो, और जो और भी बुक्स हैं उनके बारे में हम आगे जब ये जो राजस्थान का चलेगा उसमें हम बात करेंगे। तो अभी तो देखो इनकी बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो है कुमकुम, सतवाणी, एक है गलगचियो, एक है मायड्रो हेलो, पाथल और पीथल, ये इनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं। और कपूर चंद जी कुलिस इनकी स्मृति में है ना, वो जयपुर के जालाना में एक स्मृति वन भी बनाया गया है और इन्हीं के नाम पर राजस्थान पत्रिका का एक अवार्ड भी है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड है।
उसमें 11,000 US डॉलर, जो भी सर्वश्रेष्ठ पत्रकार होता है उसको 11,000 US डॉलर की इनामी राशि दी जाती है। तो ये था दोस्तों कपूर चंद जी पुलिस के बारे में। अब देखते हैं करपाल सिंह शेखावत के बारे में। करपाल सिंह जी शेखावत। करपाल सिंह जी शेखावत देखो, अपने जो सीकर में श्री माधोपुर है ना, श्री माधोपुर तहसील के मऊ गांव से रिलेटेड थे। इनका जन्म स्थान मऊ गांव था, मऊ गांव। करपाल सिंह जी शेखावत, और इनको है ना, जो इनका उपनाम है वो है राजस्थान में ब्लू पोट्री के जादूगर, ब्लू पोट्री के जादूगर करपाल सिंह जी शेखावत। तो इनकी पहचान भी इसी के कारण है, करपाल सिंह जी शेखावत की ब्लू पोट्री के कारण। ब्लू पोट्री की भी हम बात करेंगे। इनको 1974 में पद्मश्री अवार्ड मिला था भारत सरकार से, और 2002 में भारत सरकार ने इनको शिल्प गुरु अवार्ड भी दिया था, शिल्प गुरु अवार्ड भी दिया था। अब देखो दोस्तों ब्लू पोट्री होती क्या है। करपाल सिंह जी शेखावत, सीकर में श्री माधोपुर तहसील मऊ गांव, ये हमारे पास में ही है भाई। ब्लू पोट्री के जादूगर इनको कहा जाता है। 1974 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, और 2002 में भारत सरकार ने शिल्प गुरु अवार्ड भी दिया था। देखो ब्लू पोट्री होती क्या है। ब्लू पोट्री ये होती है कि चीनी मिट्टी या फिर क्वार्ट्ज के बर्तन होते हैं, ब्लू पोट्री में क्या होता है, जो चीनी मिट्टी या क्वार्ट्ज के जो बर्तन होते हैं उन पर नीले या काले रंगों से चित्रण किया जाता है, और वो स्थायी होता है। तो ये थी ब्लू पोट्री। अब ब्लू पोट्री का अपन राजस्थान में थोड़ा सा और देखते हैं। देखो दोस्तों ब्लू पोट्री है ना, उसका जो उद्गम स्थान है ना, उद्गम या उत्पत्ति, ये मूल रूप से तो है ना वो ईरान की देन है। ईरान, जिसको प्राचीन टाइम में फारस भी बोलते थे, ईरान। अब ईरान से है ना, ईरान से इस कला को लेकर आए थे मुगल, समझ रहे हो। ब्लू पोट्री का जो उद्गम है वो ईरान रहा, और ईरान से इसको लेकर आए थे मुगल, और मुगल राजपूत संबंध हुए ना, जयपुर रियासत और जो मुगलों के बीच में संबंध हुए उस टाइम में मानसिंह प्रथम, देखो उद्गम ईरान, ईरान से फिर मुगलों के पास में आई, और मुगल राजपूत संबंधों के दौरान फिर इसको जयपुर रियासत में लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को है। मानसिंह प्रथम के बाद में सर्वाधिक जो विकास हुआ वो राम सिंह के
काल, जयपुर जो महाराजा थे राम सिंह जी, उनके काल में इसका विकास सर्वाधिक हुआ। अब देखो राजस्थान की कुछ ब्लू पोएट्री के अलावा और कौन कौन सी पोएट्री प्रसिद्ध हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप। राजस्थान की और भी जो पोएट्री है उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले लेते हैं हम ब्लैक पोएट्री। ब्लैक पोएट्री प्रसिद्ध है कोटा की। और दूसरी है ज्यामितीय पोएट्री। ज्यामितीय पोएट्री प्रसिद्ध है जैसलमेर की। तीसरी चीज है कागजी पोएट्री। कागजी पोएट्री को डबल कट वर्क पोएट्री भी बोलते हैं भाई। यह है अलवर की प्रसिद्ध। एक होती है सुनहरी पोएट्री। सुनहरी पोएट्री या लाख पोएट्री, वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो कृपाल सिंह जी शेखावत वाला तो अपना सिस्टम हो गया। ये देखो ब्लैक, ये जो राजस्थान की जो और पोएट्रीज हैं जो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो ब्लैक पोएट्री है कोटा की प्रसिद्ध, ज्यामितीय पोएट्री जैसलमेर, और कागजी पोएट्री अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी पोएट्री को डबल कट वर्क पोएट्री भी बोलते हैं। एक है सुनहरी पोएट्री, इसको बोलते हैं लाख पोएट्री, लाख पोएट्री बोलते हैं, और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। एक और हुए हैं दोस्तों गोपाल सिंह। गोपाल सिंह ने क्या किया था कि ये जो पोएट्री कला है उसमें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का चित्रण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का चित्रण किया था गोपाल सिंह ने। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना आज का ये क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज और आती है, देखो राजस्थान जो बोर्ड की बुक है उनके वितरण का कार्य कौन करता है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, और ये 1 से 12वीं तक की कक्षा है ना, उसके किताबों के वितरण का कार्य करता है। केवल सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में नहीं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड था ये था राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, इसकी स्थापना 1973 में हुई, और ये कार्य करता है 1 से 12वीं कक्षा है उसकी जो किताबें हैं उनके वितरण का कार्य करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में शुद्ध व पौष्टिक
आहार उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना चलाई है? हाल ही में राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में शुद्ध व पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना चलाई है? तो वो है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना जो सीएम अशोक गहलोत हैं, उन्होंने अभी घोषणा की है और ये शुरू हुई है 22 जून 2020 से शुरू हुई है, घोषणा की गई थी। और इसमें क्या है कि जो नोडल अधिकारी होंगे वो होंगे जिला कलेक्टर। प्रत्येक जिले का जिला कलेक्टर इसका नोडल प्रभारी होगा और ये केवल शहरी क्षेत्र के लिए ही लागू है भाई। केवल शहरी क्षेत्र के लिए लागू है और इसमें प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें जो थाली है वो मिलेगी 20 रुपए की। 20 में से 12 रुपए तो देगी राज्य सरकार और जो खाना खा रहा है उपभोक्ता उसको देना होगा 8 रुपए। तो हाल ही में राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में शुद्ध पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना चलाई है? वो है इंदिरा रसोई योजना। 22 जून 2020 से नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे, केवल शहरी क्षेत्र हेतु है और इसमें प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसकी थाली की जो रेट है वो होगी 20 रुपए। 20 रुपए में से 12 रुपए तो देगी राज्य सरकार और 8 रुपए जो उपभोक्ता है उसको वहन करने होंगे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। राजस्थान में मानसून की सामान्यतः अवधि कब से कब तक मानी जाती है? राजस्थान में मानसून की सामान्यतः अवधि कब से कब तक मानी जाती है? मानसून आ गया है भाई राजस्थान में, तो मानसून पे क्वेश्चन बन सकता है। जो भी आगामी एग्जाम है 2-3 महीने में, उनमें मानसून पर क्वेश्चन कोई फैक्ट टाइप बन सकता है। तो इसकी अवधि है ना, सामान्यतः अवधि वो मानी जाती है 15 जून से 15 सितंबर। 15 जून से 15 सितंबर। देखो जो फैक्ट है वो बता देता हूँ, फिर अपना जो राजस्थान का जो चालू करेंगे हम। थोड़ा सा क्या है दोस्तों, मेरा एक रिजल्ट आने वाला है तो उस वजह से थोड़ा सिस्टम बैठ नहीं रहा है, मेरे को थोड़ा सा इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। अपन जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, जो प्रोसीजर है राजस्थान या ज्योग्राफी है जो भी, वो चालू करेंगे 15 जून से 15 सितंबर। और राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा वो है 57.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है वो 57.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर है। राज्य में
औसत वर्षा वाले दिन 29 दिन माने जाते हैं। औसत वर्षा वाले दिन, जो वर्षा के दिन हैं, वो साल में कितने माने जाते हैं? इसमें मानसून की अवधि में कितने माने जाते हैं? 29 दिन। ये एवरेज है भाई, 29 दिन तक तो बरसात होगी। और वर्षा वाला दिन कौन सा कहलाता है? जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर बरसात होती है। वर्षा वाला दिन 0.25 सेंटीमीटर वर्षा जिस दिन होगी उस दिन को वर्षा वाला दिन माना जाता है। अब देखो, वर्षा वाले दिन से ही एक दो क्वेश्चन और निकलते हैं। इसमें देखो, सर्वाधिक वर्षा वाले दिन, वो तो है झालावाड़। यहाँ पर होती है 40 दिन। जो औसत वर्षा के सर्वाधिक दिन है वो है झालावाड़, 40 दिन। सेकंड नंबर पे है बांसवाड़ा, वहां पे है 38 दिन। और सबसे कम है वो आता है जैसलमेर। और जैसलमेर का जो औसत है वो 5 दिन ही है। एक बार फिर देखते हैं, राजस्थान में मानसून की सामान्यतः अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो यह है 15 जून से 15 सितंबर। और राजस्थान में वार्षिक जो वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा है, वो है 57.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर, या इसको 58 भी अपन एवरेज ले सकते हैं। राज्य में औसत वर्षा वाले दिन है 29 दिन। वर्षा वाला दिन कौन सा माना जाता है? जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाले जो दिन हैं, उनका औसत में सर्वाधिक है ना, वो झालावाड़ है। झालावाड़ में 40 दिन औसत वर्षा होती है। ये फर्स्ट है। सेकंड नंबर पे आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में है 38 दिन। और सबसे कम है वो है जैसलमेर, इसमें आते हैं 5 दिन। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, वर्षा के जो जिले हैं वो भी पूछ लेता है या स्थान है। तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा है ना, जिला, वो है दोस्तों झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, 100 सेंटीमीटर वर्षा। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है माउंट आबू, ये है 150 सेंटीमीटर का, 150 सेंटीमीटर वर्षा। और जो सबसे कम है, सबसे कम वर्षा वाला जिला, यह है जैसलमेर, 10 सेंटीमीटर वर्षा। अब ये तो हो गया सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है माउंट आबू सिरोही, यहाँ पर होती है 150 सेंटीमीटर वर्षा। और सबसे कम वर्षा वाला जिला है वो है जैसलमेर। अब मानसून से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो फैक्ट टाइप हैं वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है भाई। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा है, उसको बोलते हैं दोगड़ा, दोगड़ा।
अब भारत के जो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं जिनके अंदर इसको मानसून पूर्व वर्षा को कुछ और नामों से भी बोला जाता है। तो भारत में मानसून पूर्व वर्षा वाले क्षेत्र है ना, को किन नाम, तो जो नाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में इंडिया का सिलेबस भी है तो उसमें मानसून में लगभग यही क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। देखो, इसको सबसे पहले बोलते हैं असम। असम में इसको बोलते हैं चाय वर्षा। जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसको असम में बोलते हैं चाय वर्षा। बंगाल में बोलते हैं इसको काल वैसाखी। केरल में बोलते हैं इसको आम्र वर्षा। और कर्नाटक में बोलते हैं कॉफी वर्षा, चेरी ब्लॉसम या फूलों वाली बौछार। तो राजस्थान में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसको बोलते हैं दोगड़ा। भारत में मानसून पूर्व वर्षा को बोलते हैं, असम में बोलते हैं चाय वर्षा या बारदोली छीड़ा, बंगाल में बोलते हैं काल वैसाखी, केरल में आम्र वर्षा। आम्र वर्षा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम जो आम की जो फसल है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होती है मानसून पूर्व वर्षा। और कर्नाटक में इसको कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम या फिर फूलों वाली बौछार भी बोलते हैं। तो ये था मानसून पूर्व वर्षा का। अब थोड़ा सा अपन राजस्थान का जो देखते हैं, देखो एक बार राजस्थान का जो ये नक्शा है उसमें राज्य में जो वर्षा है, वर्षा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक होती है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है ना, वहां पर वर्षा सर्वाधिक होती है। इसके बाद में इस साइड में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ कम होती जाती है। तो क्वेश्चन आ जाए, अगर राजस्थान में जो वर्षा है वो किस तरफ से किस तरफ की ओर कम होती जाती है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से उत्तर पश्चिम राजस्थान की तरफ कम होती जाती है। और यहाँ पर एक रेखा है, ये रेखा 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है, ये राजस्थान को दो भागों में डिवाइडेड करती है 50 सेंटीमीटर। इस रेखा के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक है और 50 सेंटीमीटर से कम है पश्चिम साइड में। तो ये था दोस्तों थोड़ा थोड़ा फैक्ट अपना मानसून का। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अपना शेखावाटी की मीरा शेखावाटी की मीरा के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? शेखावाटी की मीरा, ये दोस्तों ये चर्चा में रही थी, इनका मंदिर बन रहा है अभी। तो अभी 2-3 दिन पहले अखबार में आया था इनके बारे में। तो शेखावाटी की मीरा के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? तो यह है
करमेती बाई। और इनका जो मंदिर बन रहा है वो है खंडेला सिक्कर। शेखावाटी की मीरा के नाम से करमेती बाई प्रसिद्ध है और इनका जो मंदिर है वो बन रहा है कहाँ, सिक्कर। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो करमेती बाई जी है ना, उनका जो विवाह था वो 12 साल की उम्र में हो गया था, लेकिन ये बचपन से ही जो कृष्ण भगवान है उनकी भक्ति में लीन रहती थी। तो हुआ क्या, 12 वर्ष की उम्र में जब इनकी शादी हो गई तो उसके बाद में जब इनके ससुराल वाले इनको लेने आए तो इन्होंने मना कर दिया जाने से कि मेरे तो जो पति हैं वो भगवान कृष्ण ही है। तो इन्होंने क्या किया, फिर इनको ये वृंदावन जाने की जिद करने लग गई उसी वक्त। तो वृंदावन जाने से रोकने के लिए इनको एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने है ना, वो खुद इनके जो किवाड़ हैं वो आधी रात को खोल दिए थे और वे वहां से करमेती बाई वृंदावन के लिए भाग गई। वृंदावन के लिए भाग गई, लेकिन पीछे से जो राजा थे और जो इनके पिता थे परशुराम जी, इनके पिता थे परशुराम जी, तो उन्होंने खोजबीन की तो जो सैनिक थे उनको आते हुए देखकर जो करमेती बाई जी हैं वो एक ऊंट का कंकाल पड़ा हुआ था पुराना, मतलब मरे हुए ऊंट का कंकाल था, उसमें छुप गई। तो वे वापस चले गए। वापस जाने के बाद में ये वृंदावन चली गई और वृंदावन में जब इनको ढूंढते हुए गए तो इनके पिता ने कहा कि अब मैं भी वापस जाकर क्या करूंगा, यहीं रहूंगा। तो उन्होंने जो एक बिहारी जी की मूर्ति दी थी, तो उनका भी मंदिर है कि इस मूर्ति को आप स्थापना कर देना खंडेला में। तो बिहारी जी का मंदिर भी है खंडेला में। तो इनकी ऊंट पर बैठी हुई मूर्ति है ना, वो अभी खंडेला में जो मंदिर बनाया जा रहा है उसमें ऊंट पर बैठी हुई मूर्ति बनाई जा रही है। शेखावाटी की मीरा ये हो गया। अब मीरा जी के बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। मीरा, मीरा जी को राजस्थान की राधा भी बोलते हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था कुड़की ग्राम, कुड़की ग्राम है पाली में। तो जन्म के बाद में इनकी जो शादी है वो हुई थी जो भोजराज थे ना, राणा सांगा के पुत्र, उनके साथ में इनकी शादी हुई थी। अब देखो 7 वर्ष बाद में इनके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मीरा जी है वो शुरू से ही ये भी कृष्ण भक्ति में लीन रही थी। एक बारात को देखकर इन्होंने अपनी दादी को पूछ लिया था कि मेरे पति कौन है। तो इनकी दादी ने ये कहा था कि आपके पति तो भगवान कृष्ण ही है। तो उसी वक्त से ये कृष्ण भक्ति में लीन रहने लग गए थे। अब देखो मीरा जी है ना, उनका ये बताते हैं कि लास्ट में 1547 में गुजरात के द्वारिका में एक मंदिर है, रणछोड़ मंदिर। तो रणछोड़ मंदिर जो गुजरात में है वहां पर ऐसा बताते हैं कि जो भगवान कृष्णा की मूर्ति थी उसके अंदर ये समा गई थी लास्ट वक्त में 1547 में। तो इनका थोड़ा सा आप अब इनका जो साहित्य है उसके बारे में बात करते हैं। मीरा जी का जो साहित्य है देखो इन्होंने लिखी थी, एक तो टीका, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, एक थी इनकी साहित्यिक कृति नरसी जीरो,
मायरो। एक थी इनकी करती नरसी मेहतारी हुंडी। एक थी रुक्मणी मंगल। तो ये इनकी कुछ साहित्यिक कृतियां थी। तो राजस्थान की जो राधा हैं वो मीरा जी को बोलते हैं। इनका जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था, और कुड़की ग्राम में हुआ था 1498 में, डेट भी लिख देते हैं हम। और शादी इनकी भोजराज से हुई थी। भोजराज जो राणा सांगा के पुत्र थे। 1547 में गुजरात के द्वारिका में जो रणछोड़ मंदिर है, उसमें जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उनमें ये विलीन हो गई थी। इनका जो साहित्य है वो है टीका गीत गोविंद, टीका राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहतारी हुंडी और नरसिंह जीरो मायरो। ये नरसिंह जी वही हैं जो नानी बाई का मायरा बनने गए थे, और भगवान कृष्ण ने 56 करोड़ की जो संपत्ति लुटाई थी वो नरसिंह जी हैं। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन मीरा का। और राजस्थान की दक्षिणी राजस्थान की जो मीरा है या वागड़ की मीरा, वो बोलते हैं गौरीबाई को। एक क्वेश्चन ये भी है भाई। दक्षिणी राजस्थान या वागड़ की मीरा है वो है गौरीबाई। तो दोस्तों ये था अपना ये क्वेश्चन। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान खान विभाग ने हाल ही में किस कंपनी के विरुद्ध 2500 करोड़ की रॉयल्टी वसूल करने के निर्देश दिए हैं? राजस्थान खान विभाग ने हाल ही में किस कंपनी के विरुद्ध 2500 करोड़ रुपए की रॉयल्टी वसूल करने के निर्देश दिए हैं? तो ये दोस्तों ये कंपनी थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने क्या किया, 2012-13 से 2017-18 तक है ना, जो चांदी निकली ना जावर में, उसकी जो वास्तविक जो निकाली गई और जो इनको बताई गई उसके बीच में डिफरेंट आया 3,64,000 किलोग्राम का। मतलब 3,64,000 किलोग्राम चांदी जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उन्होंने राजस्थान खान विभाग को कम बताई इस अवधि में। तो ये थोड़ा चर्चित है। अब हम देखेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में और अपने जो चांदी उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान में उनके बारे में बात करेंगे। देखो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और राजस्थान में इसका जो कार्यालय है वो है उदयपुर। शुरुआत में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत सरकार के अधीन थी और मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके अधीन ये कंपनी थी। अब इसको क्या है, अब तो ये वेदांता जो ग्रुप है उसके अधीन है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कार्यालय इसका उदयपुर, स्थापना 1966 और वर्तमान में वेदांता ग्रुप के अधीन है। इसके 2 संयंत्र हैं, जस्ता गलानी के। देखो
चांदी, जस्ता और कैडमियम, तीनों एक साथ निकलते हैं। जस्ता के हैं एक तो देबारी उदयपुर में, एक है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। देबारी उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़गढ़, ये पूछे हुए हैं, देबारी और चंदेरिया चित्तौड़गढ़। अब ये तो हो गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब देखो जो चांदी है ना, चांदी, उसके उत्पादन की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व में चांदी। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक राष्ट्र वो है मैक्सिको। मैक्सिको, इसका पहला नंबर है मैक्सिको का, और दूसरा है पेरू का। भारत में चांदी उत्पादन है ना, वो फर्स्ट स्थान पर तो है राजस्थान, और सेकंड पर है कर्नाटक। अब देखो राजस्थान में चांदी का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। एक तो देखो उदयपुर, उदयपुर में है जावर। खान का नाम जरूर पूछता है, जो भी खाने हैं जिलों में, ये नहीं पूछ रहा आजकल कि कौन से जिले उत्पादन करते हैं, ये मैच करवाता है कि कौन सी खान कौन से जिले में है। तो खान आपको याद जरूर रखनी है कि जो खनिजों की जो खान है वो कौन से जिलों में है। तो एक तो है उदयपुर में जावर, और एक है देबारी। उदयपुर के बाद में आ जाओ आप राजसमंद। राजसमंद में है राजपुरा दरीबा। फिर आ जाओ आप भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में रामपुरा आगूचा, पूरा बनेड़ा, और गुलाबपुरा। एक है चौथ का बरवाड़ा, यह है सवाई माधोपुर में। तो चांदी का जो उत्पादन है वो विश्व में सर्वाधिक मैक्सिको, दूसरे स्थान पर पेरू, और भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन राजस्थान है, राजस्थान के बाद में कर्नाटक है। और राजस्थान में कौन कौन से हैं, राजस्थान में सबसे पहले है उदयपुर। उदयपुर में है जावर और देबारी, और इसके बाद में है राजसमंद, राजसमंद में है राजपुर दरीबा। इसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में रामपुरा अगूचा, पूरा बनेड़ा और गुलाबपुरा की खाने चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक और है, वो है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। तो ये हो गया अपना चांदी का जो उत्पादन था वो। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। अब चांदी का थोड़ा सा साइंटिफिक पहलू देखेंगे हम। चांदी के जो रसायन बनते हैं,
वो देखेंगे वो क्या है, एग्जाम में जनरली जो जनरल साइंस है उसमें पूछ लेता है। तो सबसे पहला तो है इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। और ये फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। दूसरा है AgCl सिल्वर क्लोराइड, यह है रंगीन कांच बनाने में प्रयुक्त होता है। एक होता है सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है। एक है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों ये है ना, ये प्रयुक्त होता है जो मतदान की स्याही होती है ना, अपने अंगुली पर लगाते हैं, वो होता है AgNO3। चांदी का जो रसायन है, जनरल साइंस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछते भी हैं कई बार। तो इसका थोड़ा सा, सबसे पहले AgBr सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। AgCl होता है वो सिल्वर क्लोराइड में रंगीन कांच में प्रयुक्त होता है। देखो ये AgBr है ना, ये जो रील होती है ना कैमरे की, उस रील में प्रयुक्त होता है। तो इस पर जैसे ही सनलाइट गिरती है, ये क्या है, वहां पर अपघटित हो जाता है। और अपघटित होने के बाद में इस पर जो अपना वो नेगेटिव नहीं बनता क्या, वो सिल्वर ब्रोमाइड की उस पर लेयर बनी होती है। AgCl सिल्वर क्लोराइड रंगीन कांच, और AgI सिल्वर आयोडाइड वो होता है कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त किया जाता है। और एक होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, मतदान की जो अपनी स्याही होती है उसमें ये प्रयुक्त होता है। और राजस्थान चांदी के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है, और लगभग 83 से 85% चांदी का उत्पादन राजस्थान करता है। तो ये था अपना, ये जो क्वेश्चन था राजस्थान खान विभाग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लखवाड़ा परियोजना। लखवाड़ा परियोजना का संबंध राजस्थान के किन जिलों से है? लखवाड़ा परियोजना का संबंध राजस्थान के कौन से जिलों से है? तो इसका आंसर है दोस्तों शेखावाटी, सीकर, चूरू और झुंझुनू। इनमें पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। तो दोस्तों लखवाड़ा परियोजना है क्या, देखते हैं। देखो ये जो यमुना नदी है ना, इस पर देहरादून उत्तराखंड में एक बांध बनाया जाएगा। और जो ये लखवाड़ा परियोजना है उससे 6 राज्यों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। वो 6 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश
राजस्थान और दिल्ली। छह राज्यों के बीच में लखवाड़ा परियोजना के लिए एग्रीमेंट हुआ है और ये लखवाड़ा परियोजना हाल ही में चर्चित भी रही है। यमुना नदी पर देहरादून उत्तराखंड में इसका बांध बनाया जाएगा और वहां से नहर निकालकर ये जो 6 राज्य हैं उनके बीच में पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति होगी। तो एक ये बहुउद्देशीय परियोजना है लखवाड़ा परियोजना, और जो 6 राज्य हैं उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है वो है उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। दोस्तों ये था नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लखवाड़ा परियोजना। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, हाल ही में राज्य सरकार ने कोरोना अभियान चलाया है, तो उसकी अवधि क्या रही, कब से कब तक कोरोना अभियान चलाया गया राज्य सरकार द्वारा। तो ये थी 21 जून से 30 जून 2020 तक, ये थी कोरोना अभियान की अवधि। और इसकी थीम थी राज्य सरकार ने कोरोना अभियान चलाया, उसकी अवधि थी 21 जून से 30 जून 2020 तक। और 21 जून से 30 जून 2020 तक जो चलाया गया उसमें उसकी थीम थी खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना ही कोरोना से बचने का मुख्य उपाय है। थीम देख लेना, देखो तो लंबी है, शायद ही पूछे, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि ये कब से कब तक अवधि चलाई गई। अब देखो कोरोना के बारे में आपको जो पता है वो तो सब कुछ पता होगा। एक चीज और चला रही है राज्य सरकार, वो है मिशन लीसा। मिशन लीसा का संबंध किससे है ये पूछ सकता है, तो ये भी कोरोना से ही है। मिशन लीसा का मतलब ये होता है, देखो ये लीसा शब्द है ना, LISA, ये शब्द बना है लाइफ सेविंग से। मिशन लीसा का संबंध कोरोना से है जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, और कोरोना से इसका रिलेशन है। लीसा जो शब्द है उसको लाइफ और सेविंग दोनों शब्दों से, इसका तो LI ले लिया और इसका SA ले लिया, इससे मिलकर बनाया गया। तो इसमें किया क्या जा रहा है मिशन लीसा में? मिशन लीसा में देखो ये किया जा रहा है कि जो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो दमा पीड़ित, डायबिटिक या ब्लड प्रेशर, 10 वर्ष से छोटे बच्चे, और गर्भवती महिलाएं। मिशन लीसा में 60 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, जो दमा पीड़ित हैं या जिन्हें श्वसन संबंधी कोई रोग है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, या 10 वर्ष से छोटे बच्चे या गर्भवती महिलाएं,
इनकी जो सुरक्षा है उसकी सुरक्षा में एक्स्ट्रा सावधानी बरतना और उनको बचाव के जो उपाय हैं उनको सशक्त करना, यह है मिशन लिसा कोरोना से रिलेटेड। और ये जो अवधि है ये जरूर ध्यान में रखना, 21 जून से 30 जून 2020 तक कोरोना अभियान चलाया गया है। यह है मिशन लिसा लाइफ सेविंग, ये हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। तो विधवा जो पुनर्विवाह, अपने जो विधवा पुनर्विवाह है विधवाओं के लिए, उनको सशक्त करने के लिए उसका थोड़ा सा हम एक इतिहास देखते हैं। देखो, जो विधवा पुनर्विवाह है जो प्रयास किए गए वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। और इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विलियम, जो लॉर्ड विलियम कैनिंग थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास किया, अधिनियम बनाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो प्रयास किए विधवा पुनर्विवाह हेतु, वो 1856 में लॉर्ड विलियम कैनिंग ने जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड विलियम कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया। अब देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले जो प्रयास है विधवा पुनर्विवाह हेतु, वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया। सवाई जयसिंह द्वितीय। और जो राज्य में प्रथम कानून बना विधवा पुनर्विवाह हेतु, प्रथम कानून वो बनाया था 1926 में भरतपुर रियासत ने। अब राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम है विधवा पुनर्विवाह हेतु, वो कौन सी है? विधवा पुनर्विवाह योजना। ये योजना चली थी अगस्त 2007 में। विधवा पुनर्विवाह योजना अगस्त 2007 में चली थी और इसके तहत विधवाओं को पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और वो प्रोत्साहन राशि है 51,000 रुपये। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रयास किए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इन्हीं के प्रयासों से 1856 में लॉर्ड विलियम कैनिंग थे, उन्होंने जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास किया था। इसके बाद में राजस्थान में सवाई जयसिंह द्वितीय है ना, उन्होंने प्रयास किया था क्या? विधवा पुनर्विवाह हेतु। और जो इनके जो लेख थे उनमें भी इन्होंने डाला था, उनको वैलिड किया था, मतलब जो विधवाएं पुनर्विवाह करती है उनको वैधता दी थी। और जो पति की संपत्ति थी उसमें भी इनकी हिस्सेदारी तय की थी। प्रथम जो कानून था वो बनाया था भरतपुर रियासत ने 1926 में विधवा पुनर्विवाह हेतु। वर्तमान में राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह योजना अगस्त 2007 में चली थी और इसमें विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो है 51,000 रुपए।
अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट राज्य में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट इस्माइल का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट इस्माइल है इसका संबंध तो देखो, लॉकडाउन हुआ है ना, लॉकडाउन की अवधि में शिक्षक लॉकडाउन, जो कोरोना महामारी के बीच में जो लॉकडाउन हुआ है अपना, उसकी जो अवधि थी उसमें जो स्टूडेंट घर पर थे उनको पढ़ाने के लिए, व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया उसका नाम है इस्माइल, इस्माइल प्रोजेक्ट। और इस्माइल प्रोजेक्ट का जो फुल फॉर्म है वो है सोशल मीडिया इंटरफेरेंस लर्निंग एंगेजमेंट। इसका फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग एंगेजमेंट। तो ये थे दोस्तों अपने कुछ क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम सोच रहे हैं कि जो राजस्थान का पोर्शन है, अपना राजस्थान है, जो आगामी जो भी एग्जाम्स है उनमें पूछने की जो उनका काफी पार्टीशन रहेगा उसको चालू करने का थोड़ा सा विचार है, लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज के अपने जो क्वेश्चन थे ये थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।